Hello everyone, I'm Amit and we are going to discuss about chapter 2 of political science, era of one party dominance. In previous class we people have discussed about election commission of India. भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ चुके हैं तो पिछली क्लास एंड द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन एंड द वर्किंग सिस्टम ऑफ कांग्रेस एंड द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस। स्टार्टिंग के 3 आम चुनाव में कांग्रेस का क्या सिस्टम रहा था, कैसे वो सब डिस्कस कर चुके हैं। अभी आप मुझसे आगे चल रहे हैं तो फर्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है सोशलिस्ट पार्टी। बिफोर इंडिपेंडेंस कांग्रेस में पहले क्या था कि कांग्रेस के अंदर रहते हुए ही कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, उसके जो सपोर्टर्स, उसके जो मेंबर्स हैं, वो अलग पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसी के बेस पर वो कांग्रेस के ही वर्कर्स ने 1934 में कांग्रेस के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी में वो लोग थे जो थोड़े रेडिकल क्रांतिकारी विचारों के जो लोग थे, गेटेरियन थे, जिनको जल्दी से मतलब पावर, सत्ता और अंग्रेजों के एकदम अगेंस्ट थे कि तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मार देंगे, उस टाइप के जो लोग थे, उन्होंने कांग्रेस के अंदर द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना ली। बट 1948 में जब इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। सभी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर पॉलिटिकल पार्टी चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया कि जो मल्टी पार्टी मेंबरशिप जो थी, मोर देन वन पार्टी की जो मेंबरशिप थी, उसको उन्होंने प्रिवेंट कर दिया, ख़त्म कर दिया, उस पर बैन लगा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, 1948 में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से इसका नाम कर दिया सोशलिस्ट पार्टी। और आचार्य नरेंद्र देव थे, वो इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, ये फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने भी कई सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड रहा द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों में से एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सबसे पुरानी पता है कांग्रेस है, और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नाम आता है। आपकी बुक में 1920 दिया हुआ है, मेरे हिसाब से 1925 में दिसंबर 26 आई थिंक 26 या 25 दिसंबर 1925 में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अगर आपको याद हो तो 1925 में ही भारत के सब बहुत बड़े ग्रुप आरएसएस, प्रेशर ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी का जैसे थोड़ा सपोर्टर मान सकते हैं इसको आज के टाइम में, हिंदूवादी विचारधारा का ग्रुप है, इसका भी इस्टेब्लिशमेंट, इसका भी स्टार्ट 1925 में हुआ था। और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी 1925 में स्टार्ट हुई, दोनों 1925 में स्टार्ट हुए हैं। सीपीआई जब हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था तो ये सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बनकर आई थी। पहले आम चुनाव 1952 के चुनाव हुए थे, कांग्रेस सत्ता में आ गई थी 16 सीट के साथ, मतलब इसके 16 लोग जीते थे। 16 सीट्स के साथ जो सीपीआई थी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी, मतलब सबसे ज़्यादा कांग्रेस और इसी के लोग जीत कर आए थे। इसके जो फाउंडर मेंबर थे उनमें ए के गोपालन, एस ए डांगे, ईएमएस नंबूरिपाद, जिन जो केरला में जिन्होंने सरकार बनाई थी, पीसी जोशी, अजय घोष, पी सुंदरैया, ये इसके मेंबर्स थे। अब इसमें एक और ट्विस्ट आया कि 1964 में सीपीआई 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। 1964 में एक तो बन गया इसका सीपीआई और एक बन गया सीपीआई एम, एम का मतलब मार्क्सिस्ट। जो लोग इसमें भी थोड़ा सा सिस्टम है कि इसमें क्या हुआ कि 2 तरह की आइडियोलॉजी है। एक लोग जो रशियन आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, एक लोग जो चाइनीज आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। जो रशियन सोवियत जो यूएसएसआर था उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग रह गए सीपीआई, और चाइनीज को फॉलो करने वाले बन गए सीपीआई एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट बोलते हैं इसको। अभी सीपीआई के अध्यक्ष हैं डी राजा करके हैं, वो इसके अभी अध्यक्ष हैं सीपीआई के। तो यहाँ से दोनों से 1 मार्क्स क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट कुछ पर्सन आपकी उस बुक में बॉक्स बना रखे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। इनके बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है तो ये तुम आइडिया नहीं कर सकते क्या पूछ सकते हैं, बट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने दलित मूवमेंट स्टार्ट किए थे, इन्होंने लेबर पार्टी बनाई थी, उसके बाद इन्होंने एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था। आफ्टर दैट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी इन्होंने फॉर्मेशन की थी। और ये जो उस टाइम पर विकारी जनरल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके मेंबर रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप पहले से पढ़ते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके ये प्रेसिडेंट थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे। कुछ लोग समझ बोल देते हैं कि भाई अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, ऐसा नहीं है। संविधान बनाने में अबाउट 300 लोग थे, वो सब लोग अलग अलग कंट्रीज से अपना मैटर कलेक्ट करके लाते थे, उस पर डिस्कस होता था, और डिस्कस करने के बाद वो ड्राफ्टिंग कमेटी में उसमें बहुत सारे लोग थे, उनके सामने रखा जाता था, वहाँ उसको फाइनल रूप दिया जाता था, जिनका ये काम था।
ये नेहरू की जो फर्स्ट कैबिनेट थी पंडित नेहरू की, उसमें ये मिनिस्टर भी थे। और इन्होंने फिर इनपुट होने पर, नेहरू के साथ जो डिस्प्यूट होने पर 1951 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। हिंदू कोड बिल पर इनका अपना डिस्प्यूट था उनको नेहरू के साथ। और 1956 में इनकी डेथ से पहले इन्होंने बौद्ध रिलीजन को फॉलो कर लिया था। और ऐसा बोलते करीब 5 लाख लोग इनके फॉलोअर्स थे। उन्होंने भी बौद्ध रिलीजन अपना, हिंदू लोग थे पहले, ये सिख रिलीजन फॉलो करना चाह रहे थे। सिख से इन्होंने थोड़ा उसका स्टडी किया, उनसे बातचीत की, बट इनको फाइनली जब इन्होंने 1956 में इन्होंने बौद्ध रिलीजन को फॉलो किया। और बौद्ध रिलीजन की जो मीटिंग वगैरह होती है उनमें इन्होंने नेपाल वगैरह की 1-2 कंट्री में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट राजकुमारी अमृत कौर, फीमेल के नाम पर आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में ये एक का दिया हुआ। तो हो सकता है कि अगर मैं थोड़ा ऐसे जो कि बोला कि किसी फीमेल ने अगर पेपर सेट किया और ये चैप्टर में उनका नंबर आया तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी शायद वो लेडीज के बारे में क्वेश्चन पूछना ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगी। तो राजकुमारी अमृत कौर हैं, ये गांधी मतलब गांधी की फॉलोवर थी, गांधी जी की फ्रीडम फाइटर रही हुई हैं। और ये रॉयल फैमिली ऑफ कपूरथला पंजाब में वहाँ से बिलोंग करती थी। इनकी मदर क्रिश्चियन वगैरह ये सब दिया। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मेंबर थी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद रखना, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थी ये, पहली बार जो असेंबली बनी तो उसमें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ रही थी। और 1957 तक रही। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे, आपको पता होगा। अब इसका नाम HRD मिनिस्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको पहले एजुकेशन मिनिस्टर बोलते थे। इनका पूरा नाम इससे भी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, 3-4 लाइन में आएगा, कभी फ्री होंगे तो बता देंगे। इस्लाम के स्कूल मतलब उसकी स्टडी कर रखे थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े ये वक्ता थे, मतलब ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक रहें, उसकी यूनिटी में रहें, अलग अलग कंट्री ना बने। पार्टीशन के इन्होंने अपोज किया था, पाकिस्तान के फेवर में नहीं थे, ये मानते पाकिस्तान इंडिया एक ही रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, एजुकेशन मिनिस्टर पहली बार बने थे, पहले इंडिया एजुकेशन मिनिस्टर थे ये। नेक्स्ट आता नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। कांग्रेस का जो डोमिनेंस है उसका नेचर क्या था? नेचर का मैंने कि यहाँ की भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस रहा है, बट यहाँ के वन पार्टी डोमिनेंस में और अदर कंट्री के वन पार्टी डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ का नेचर कैसा था? यहाँ का नेचर डेमोक्रेटिक वे में कांग्रेस ने वन पार्टी डोमिनेंस रखा है कि वो डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन जीत कर आई थी। अगर हम एग्जाम्पल लें चाइना, क्यूबा और सीरिया का, वहाँ पर एक पार्टी को परमिशन है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो ही नहीं सकती है। चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी बनाई नहीं। हमारे यहाँ पर हज़ारों पार्टियाँ बनी हुई, कोई भी थोड़ा सा नाराज होता है, भाई साहब पार्टी बना के बैठ जाते हैं, चंदा लेते हैं, मजे कर रहे हैं। जोक में ये बोल रहा हूँ, ऐसे मत बोलना, कहीं सीरियस हो जाओ, केस वेस कर दो, बहुत सारे नेता लोग भी बैठे होंगे। तो चाइना, क्यूबा और सीरिया है, यहाँ पर क्या है, एक ही पार्टी को परमिशन है चुनाव लड़ने की। अगर आपको चुनाव लड़ना है उस पार्टी के मेंबर बनिए, चुनाव लड़िए, ऐसा सिस्टम है। दूसरा म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, इन कंट्रीज में क्या है कि वन पार्टी का डोमिनेंस तो है, बट साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, मिलिट्री का, उसमें मिलिट्री की हेल्प लेकर चुनाव जीत रही है पार्टी। एक ही पार्टी लगा चुनाव, पार्टियां तो और भी हैं, बट क्या है कि जो पार्टी काफ़ी टाइम से रेगुलर पावर में बनी हुई है वो क्या करती है, चुनाव के टाइम मिलिट्री की हेल्प लेती है और फिर से पावर में आ जाती है। मतलब कि वहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं, इलेक्शन में धांधली वगैरह कर देते हैं, फर्जी वोटिंग करके जीत रहे हैं। अब ये कह रहा है कि इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस है ये कहीं ना कहीं अफ्रीका से हमारे यहाँ मैच कर रहा है, कि वहाँ पर जो साउथ अफ्रीका में वो इंडिया की तरह ही है कि वहाँ पर भी डेमोक्रेटिक वे में चुनाव ना हो रही। मतलब सिंपल सा मीनिंग ये है कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस रहा है वो डेमोक्रेटिक वे में इन्होंने चुनाव जीत कर अपना डोमिनेंस स्टेब्लिश किया है। अदर कंट्रीज की तरह नहीं कि कुछ धांधली कर ली हो, कुछ चेंजमेंट किया हो, रिजल्ट में चेंज किया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इंडिया इस मामले में क्लियर रहा है। अब इसका था कोजेज कि क्या वजह रही है कि कांग्रेस का डोमिनेंस लंबे समय तक रहा है। उसका फर्स्ट वजह दिया हुआ है, कांग्रेस वाज सीन एज इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। सबसे बड़ी जो वजह थी कांग्रेस की, जो आज भी है बहुत लोगों माइंड में, कि कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी। और जो पहले दूसरे जो चुनाव हुए थे स्टार्टिंग में 1952 का और 1957 का, मोस्टली वही लोगों ने चुनाव लड़ा था जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। मतलब जो अंग्रेजों की लड़ाई में साथ थे, जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में हेल्प की थी, वो सब लोग चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की साइड से, मैक्सिमम लोग। तो इसकी वजह से वो मैक्सिमम जगह जीत रही थी। धीरे धीरे उन लोगों की डेथ होती गई या वो लोग किसी ना किसी अपने आइडियोलॉजी के बेस पर अलग होते गए, तो उन्होंने अलग पार्टियां बना ली। धीरे धीरे कांग्रेस का ये जो इसका जो डोमिनेंस था वो कम होता गया। नेक्स्ट था कांग्रेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स कैंपेनिंग। अब क्या था कि जब 1952 में पहले चुनाव होने थे
तो कुछ पार्टियां, कुछ लोग सोचते थे यार नई पार्टी बना के चुनाव लड़े, कांग्रेस से लड़े। तो उनका एक्चुअली क्या था कि उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं थी क्या करना है, जबकि कांग्रेस के पास पूरी की पूरी प्लानिंग थी, कैंपेनिंग थी क्या करना है। और सबसे बड़ी वजह क्या थी कि इसके पास जो वर्कर्स जो थे, इसके जो सपोर्टर जो थे, इसके जो मेंबर्स थे, ऑल ओवर इंडिया थे। बाकी पार्टीज क्या थे, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर ग्रुप तक लिमिटेड थी। इसके जो वर्कर्स थे वो सभी ग्रुप के थे, सब जगह के थे। तो इसकी कैंपेनिंग पर ये लोग पहले ही फोकस करते थे। जब और लोग ये सोचते थे कि चुनाव लड़ें ना लड़ें, कहाँ से लड़ें, कितने लड़ें, मेंबर कौन हो, तब ये लोग अपनी कैंपेनिंग शुरू कर देते थे। नेक्स्ट है द कांग्रेस हैड द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज। सबसे मेन क्या है कि जब इलेक्शन शुरू हुए तो सिर्फ अकेली पार्टी थी, इसके अलावा और पार्टियां थी इतनी मजबूत नहीं। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या मिला कि भाई दौड़ कर रहे हैं, दौड़ शुरू हुई, सिर्फ एक ही कैंडिडेट खड़ा, बाकी लोग सोच रहे दौड़ूं कि ना दौड़ूं यार, कहाँ तक दौड़ूं, कितना, यही नहीं पता कि मेरे को दौड़ना नहीं दौड़ना है, तो वो जीतने की पॉसिबिलिटी वैसे कम रहेगी। तो कांग्रेस का कि पहले से प्रिपेयर रहते थे, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहा। अकेली पार्टी थी, जब चुनाव आए और कोई सामने कैंडिडेट था ही नहीं, कोई अपोनेंट था ही नहीं। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क डाउन टू द लोकल लेवल। सबसे मेन कि इसका गांव तक भी लेवल था, बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे इसके, हर जगह पर ट्राइब्स में, एकदम रिमोट एरिया में इसके वर्कर थे। इसके साथ साथ हम और क्या वो ऐड कर सकते हैं इसमें कि कांग्रेस का उस टाइम पर जब कैंपेनिंग में जो इनकी जो सिस्टम था, अदर पार्टियां कांग्रेस कैंपेनिंग को फॉलो करती थी। जैसे आज के टाइम देखें, आज बीजेपी का जो प्रचंड बहुमत मिल रहा है या भारतीय जनता पार्टी का जो ये सक्सेसनेस है, इसके पीछे कहीं ना कहीं वही सारा जो मेथड यूज किया जा रहा है जो उस टाइम पर कांग्रेस ने किया होगा। मतलब उस टाइम पर मीडिया वगैरह नहीं था, बट उनका क्या था कि नेटवर्क स्ट्रॉन्ग था, उनके कार्यकर्ता ज़्यादा थे, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा थे। आज बीजेपी के साथ यही है कि इनके मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, और इनके पास एक प्लानिंग है। जब अदर पार्टियां चुनाव में आने की सोच रही होती है, उससे पहले बीजेपी अपनी कैंपेनिंग शुरू कर चुकी होती है, इसीलिए बीजेपी जीत रही है। ये तो आज आप, अगर आपको कांग्रेस के बारे में लिखना है तो आज की बीजेपी का सिचुएशन देखिए, कैसे चुनाव लड़ते हैं, पूरे स्टाइल से चुनाव लड़ते हैं। एक पूरा इनके पास एक्चुअली देखें तो पीपीटी बेस पर लड़ते हैं, प्रेजेंटेशन देखी जाती है, पहले अमित शाह पूरा देखते हैं क्या कुछ हो रहा है, कितने लोगों, सारा देखते हैं, ये पहले कांग्रेस करती थी। कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। कोलिशन का मतलब कि ये आपस में इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। कांग्रेस में क्या था, 1885 में 1885 में जब कांग्रेस का स्टेब्लिशमेंट हुआ, उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों की, प्रोफेशनल मतलब जो वर्किंग क्लास लोग थे, जॉब उनकी, और कॉमर्शियल जो लोग रिच थे उन लोगों की पार्टी थी। बट क्या, और मैक्सिमम इसमें लोग जो थे इंग्लिश बोलने वाले थे, अपर क्लास थे, या मिडिल क्लास में भी अपर लोग, और मैक्सिमम सिटी एरिया के रिच धनाढ़ लोग थे। स्टार्टिंग के 1885 से 20-30 साल तक ये मान के चल सकते हम कि 1920 गांधी के गांधी जी जब इसमें आए 1915 में, उससे पहले तक तो कांग्रेस का मतलब ये था कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, सारे के सारे धनी लोग थे, रिच लोग थे, शहरों के लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, या उनके पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा थी, वो सब लोग थे। फिर क्या हुआ कि 1927 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आंदोलन गांवों तक गया और लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप ली, कांग्रेस में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ये एक कांग्रेस का एकदम चेंजिंग टाइम था, जिस टाइम पर ये सिटी से, एजुकेटेड से, अंग्रेजों से, अंग्रेजी बोलने वालों से, रिच लोगों से, कुछ भी उन एक क्लास से ये चेंज हो गई। अभी पूरी तरह से इसमें सभी तरह के लोग थे। इंडिया में जितने भी तरह की डाइवर्सिटी है, कास्ट बेस पर, रिलीजन बेस पर, लैंग्वेज बेस पर, स्टेट बेस पर, कल्चर बेस पर, सभी डाइवर्सिटी के लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद। 1927 में शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। इसके बाद इसमें लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। नेक्स्ट है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। अब है कि कांग्रेस का मैनेजमेंट क्या था और ये कैसे टॉलरेट करती थी। पहला क्या कि कोलिशन अकोमोडेट ऑल दोज हु ज्वाइन इट, कि जो ऐसा नहीं था कि भाई कुछ इन्होंने शर्तें लागू कर रखी थी कि भाई ये होगा तो ज्वाइन करेंगे। सबके लिए ओपन था कि कोई भी आइए कांग्रेस से ज्वाइन करिए। अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी है तो आप कांग्रेस से मिक्स कर लीजिए तो भी चलेगा, मिक्स नहीं कर रहे, कोलिशन मतलब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो भी चलेगा। हर मतलब एक तरह से इसमें रिजिड सिस्टम नहीं था, फ्लेक्सिबिलिटी थी, इसलिए लोग जुड़ते चले गए। कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस आर द हॉलमार्क ऑफ ए कोलिशन। कोलिशन का सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि उसमें कॉम्प्रोमाइज होना बहुत जरूरी है,
ऐसा नहीं कि आप अपनी मांगों को लेकर बैठे रहो, अपनी जिद पर अड़े रहो, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने यही किया, जिद नहीं की, जैसा बोल रहे थे वैसे अभी बीजेपी एनडीए जो है, एनडीए यही कर रहा है। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो इंडिया में दो अलायंस बने हुए मेनली, यूपीए यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस जिसमें कांग्रेस बड़ी पार्टी है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसमें बीजेपी बड़ी पार्टी है। एनडीए का हिंदी है राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यूपीए का हिंदी है सैप्रेंग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और यूपीए की कांग्रेस पार्टी बड़ी है, एनडीए की बीजेपी। बीजेपी ये करती है कि कोई बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होती है। अगर कोई छोटी पार्टी है, लग रहा है कि भाई इसके वोट बैंक है, वो लोग इसको वोट कर सकते हैं और उसको अगर ज़्यादा सीट दे देते हैं, वो लोग कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट है पार्टी दैट हैज़ नेचर ऑफ कोलिशन, देयर इज ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेज एंड एम्बिशंस टू वेरियस ग्रुप एंड फेडरल शेयर अकोमोडेट। इसमें कहता है अगर किसी पार्टी में कोलिशन मतलब ये अगर है उसके अंदर कि वो लोग अपने जो कोलिशन कर रहे हैं उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कैपेसिटी, तो उसका बेनिफिट क्या, कोई पार्टी के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग रह सकते हैं। भाई अगर किसी की आइडियोलॉजी मैच नहीं करे तो भी वो रह सकता है। नेक्स्ट फैक्शंस, इफ ए ग्रुप इसका मतलब होता है कि गुटबाजी। आपकी क्लास में आप लोग देखते हो गुट बने होते हैं, ये भाई अलग गुट का हमारे गुट में आ जाए वो, तो फैक्शन है गुटबाजी, इसका मीनिंग होता है देसी वर्ड गुटबाजी। इफ ए ग्रुप वाज नॉट हैप्पी विद द पोजिशन ऑफ द पार्टी और विद इट्स share of power, it would remain inside the party and fight the other group rather than the leaving the party becoming a opposition. The group inside the party are called factions. अगर कोई आदमी पार्टी के अंदर है और वो पार्टी की आइडियोलॉजी से या पावर का जो दृष्टिकोण से मिनिस्टर्स वगैरह बना है उनसे वो खुश नहीं है, तो ये नहीं था कि पार्टी छोड़कर भग जाएगा या अदर पार्टी बना लेगा। वो पार्टी के अंदर रहकर ही अपनी आवाज़ को उठाता था और लोग उसको ज्वाइन करते थे। हाँ भाई गलत, पंडित नेहरू के सामने भी लोग बोलते थे। आज कांग्रेस खत्म होने से बड़ी वजह क्या है कि कोई अपोज नहीं करता है। राहुल गांधी ने यानी कि जो भी लीडर्स उन्होंने जो कुछ कह दिया लोग हाँ फॉलो कर जाते हैं। लोग अपनी इंडिपेंडेंट व्यू नहीं रख रहे हैं, इसलिए पार्टी खत्म हो रही है। पहले क्या था कि अगर कोई अपोजिशन में भी है तो वो पार्टी नहीं छोड़ता था, विचार मैच नहीं कर रहा, आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रहा तो पार्टी में रहेगा, पार्टी में रहकर ही वो उसकी आइडियोलॉजी का अपोज करेगा, तो उसको और लोग उसको सपोर्ट भी करते थे पार्टी के अंदर ही। नेक्स्ट है कांग्रेस सिस्टम, 1 मार्क्स से क्वेश्चन यहीं से आ सकता है। कांग्रेस सिस्टम फैक्शन, कांग्रेस सिस्टम क्या था, कांग्रेस ने स्टार्टिंग के 3 चुनाव में सत्ता में तो रही, पावर में तो रही, मतलब इसने सरकार तो बनाई, बट ये सरकार बनाने के साथ साथ कांग्रेस ने ही अपोजिशन पार्टी का भी काम किया। समझ रहे हो, जो मैंने फैक्शन बताया था वो यहाँ लागू हो रहा है कि रूलिंग पार्टी, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री तो थे ही, बट पंडित नेहरू का अपोज करने वाले लोग अपोजिशन पार्टी ज़्यादा कांग्रेस के लोग थे और पंडित नेहरू के सामने अपोज करते थे, ऐसा नहीं कि पीछे से करते थे। भाई हम आपकी इन आइडियोलॉजी और ये जो भी उन्होंने जो प्लानिंग बनाया था अगर किसी को अपोज करता तो कांग्रेस के लोग उसका अपोज करते थे। आज इंडियन डेमोक्रेसी में धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है, अपनी पार्टी की गलत लाइन का कोई अपोज नहीं कर रहा है, इसलिए सभी पार्टियों की आइडियोलॉजी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी उनसे दूर होती जा रही है। नेक्स्ट आता है कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज हैं। भारतीय जनसंघ, मोस्ट प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से 2020 के पेपर में एक क्वेश्चन यहीं से आया है, इस पेज से, जो पेज दिख रहा है ना, और जहाँ तक मेरा अनुमान है 2021 के पेपर से भी एक क्वेश्चन यहाँ से आना चाहिए। भारतीय जनसंघ क्या है कि आज जो हमें बीजेपी जो दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी और मोदी जी वाली जो बीजेपी है, इस बीजेपी की अगर हम बोल सकते हैं कि जो इसकी ब्रांचेज, इसकी शाखाएं, वो भारतीय जनसंघ से स्टार्ट हुई हैं। 1951 में फॉर्म किया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे। अब ये जो मैंने आपको उसमें सीपीआई के टाइम पर आरएसएस का नाम लिया था, याद करो कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आरएसएस का। जिस साल सीपीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसी साल आरएसएस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1925 में। इसका आरएसएस का एस्टेब्लिशमेंट सितंबर में हुआ था, सीपीआई का दिसंबर में, इतना याद रखना। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और आरएसएस की आइडियोलॉजी कुछ कुछ मैच करती थी। हिंदू महासभा तो अभी इतना कोई उसका रोल नहीं रहा है। आरएसएस आज इंडिया में अगर हम माने सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप जो आज काम कर, प्रेशर ग्रुप का मतलब चुनाव नहीं लड़ते हैं, बट पॉलिटिकल पार्टीज की जो प्लानिंग्स हैं, उनकी जो स्कीम है, उनमें इंटरफेयर कर सकते हैं प्रेशर बनाकर। बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स है, 50-60 लाख से इनके फॉलोवर्स है आरएसएस के। इंडिया का सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप ये है। इट एम्फसाइज द आइडिया ऑफ वन कंट्री, ये भारतीय जनसंघ की अगर पूछेंगे उसकी आइडियोलॉजी क्या है, भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन। और इसके साथ साथ ये किस में बिलीव करते थे, कंट्री शुड बी मॉडर्न, प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग
ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, कि अगर डेवलपमेंट करना है तो कल्चर और ट्रेडिशन को नहीं भूलना है, उनको साथ रखते हुए मॉडर्न होना है, प्रोग्रेस करना, स्ट्रांग होना है। और सबसे मेन, भारतीय जनसंघ बिलीव करती थी रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत। ये अखंड भारत की इनकी आइडियोलॉजी है। एक मैप आपने देखा हो कई बार, आरएसएस का एक मैप भगवा कलर का मैप होता है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान कुछ पार्ट, बांग्लादेश, ये सारा पार्ट मिला हुआ, तो अखंड भारत बोलते हैं, मानते हैं कि पाकिस्तान भारत का पार्ट रहना चाहिए, मिल रहना चाहिए। इसके साथ आइडियोलॉजी क्या थी? इंग्लिश विद हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, की इंग्लिश तो हट जानी चाहिए, हिंदी क्या रहनी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की रहनी चाहिए। इसके पीछे थोड़ा सा, इसीलिए आप देख, इसका अब आपको समझने के लिए, साउथ के कर्नाटका को छोड़कर मैक्सिमम स्टेट में बीजेपी का इतना कोई इफेक्ट नहीं है, प्रभाव नहीं है। उसकी वजह क्या है कि बीजेपी की जो ब्रांचेज है, बीजेपी का जो स्टार्ट हुआ है एस्टेब्लिशमेंट, वो भारतीय जनसंघ से हुआ है। और भारतीय जनसंघ क्या चाहती है? भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी क्या थी? आइडियोलॉजी थी कि भाई इंग्लिश को हटाकर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए, और साउथ के लोग इसी का अपोज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेस इट्स रूट टू भारतीय जनसंघ, ये इसका मेन पॉइंट हो सकता है पूछ लें कि भारतीय जनता पार्टी के जो रूट्स है वो कहाँ से, कौन सी पार्टी स्टार्ट हुई? भारतीय जनसंघ से स्टार्ट हुए हैं। अब इसके दो फाउंडर जो मेंबर हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, 1 मार्क्स में यहाँ से पूछ सकता है। पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये एक चीज़ और बताऊंगा कि जब चुनाव हुए थे इंडिया के जो डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत चीज़ें क्या थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपोजिशन पार्टी के थे, पंडित नेहरू कभी इनकी बनी नहीं, बट इनको फर्स्ट जब इन्होंने पंडित नेहरू की जो मिनिस्ट्री थी, कैबिनेट बनी, उसमें ये मिनिस्टर बने थे। तो अपोजिशन पार्टी, जैसे अगर ऐसा हो कि भाई नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में राहुल गांधी को मंत्री पद दे दें, या किसी अखिलेश यादव को दे दें, किसी अदर पार्टी के, मायावती को, ममता बनर्जी, किसी को पार्टी के सदस्य को मंत्री बना दें, ऐसा उस टाइम पर उन्होंने किया था। ये कहीं ना कहीं इन पॉलिटिकल लीडर्स की ग्रेटनेस थी और इनको बनाने वालों को ग्रेटनेस थी कि इन पर इतना फोकस था कि अपोजिशन मोर्चे को उन्होंने मिनिस्ट्री में लिया था। लीडर ऑफ हिंदू महासभा थे, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ थे, नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं, रिजाइन दे दिया था फिर उन्होंने पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर के, पाकिस्तान पर ज़्यादा रिजिड थे कि, और जबकि उनकी पाकिस्तान अलग आइडियोलॉजी थी। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे और फर्स्ट लोकसभा के भी मेंबर रहे, पहली लोकसभा में उन्होंने चुनाव जीता था। इंडिया की जो ऑटोनॉमी थी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370, हाँ ये सबसे मेन है। आर्टिकल 370 का अगर सबसे पहले किसी ने अपोज किया था तो भारतीय जनसंघ ने किया था, और इनके सपने को साकार किया। देश की अब जो कैबिनेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने इनके सपने को पूरा किया कि जो जम्मू कश्मीर को 370 ऑटोनॉमी दी हुई थी उसको ख़त्म करने के लिए ही, और इनकी जो डेथ हुई थी ना वो भी इसी वजह से हुई थी। इन्होंने जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर लाल चौक है वहाँ तक ये पैदल यात्रा पे गए थे कि मैं वहाँ जाकर भारतीय तिरंगा फहराऊंगा लाल चौक पर, और वहीं पर रहस्यमयी परिस्थितियों में किसी को नहीं पता कि इनकी डेथ होगी। समझ सकते हो क्या हुआ होगा, उस टाइम पर मीडिया वगैरह इतना था नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकता है, इनकी डेथ हो गई थी। तो उनके अगर सही तरीके से ये जो 370 की जो डिमांड थी भारतीय जनसंघ की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहली बार 370 को हटाने का काम किया था, 370 को हटाने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय। आजकल आप पढ़ रहे हो बहुत सारी जो प्लान स्कीम्स वगैरह हैं, बीजेपी जो अभी करंट एनडीए गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट की कई स्कीम्स का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है। ये फुल टाइम आरएसएस वर्कर थे। आरएसएस में दो टाइप के वर्कर होते हैं, फुल टाइम जो मैरिड, शादी नहीं करते, अनमैरिड होते हैं, वो थे। फाउंडर मेंबर ऑफ भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ की फाउंडर जो पार्टी थी इसके फाउंडर मेंबर थे, और ये बाद में बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक में इन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ये यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टियों का इमरजेंस कैसे हुआ है वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था अभी, पार्टीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल पार्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इन द 60s एंड 70s की। अपोजिशन पार्टी इन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था 1670s में। इनकी चाहे सीट्स कम आई हों, चाहे इनके वोट बैंक कम रहा हो, वोट कम आए हो, फॉलोअर कम रहे हो, बट फिर भी इनका एक बहुत बड़ा रोल, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेसी में जो रोल एक रूलिंग पार्टी का होता है ना, उतना ही रोल एक अपोजिशन पार्टी का होता है। इसलिए सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में
अपोजिशन जितना स्ट्रांग होगा कंट्री उतना ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा। अपोजिशन उतना जितना वीक होगा कंट्री में उतनी ऑटोक्रेसी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी, डेमोक्रेसी का वो डिक्रीजनेस रहता है, डेमोक्रेसी डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इन लोगों ने अपोजिशन में रहकर, मेंबर चाहे कम थे, एमपी कम थे, बट इन्होंने कंट्री की डेमोक्रेसी को स्ट्रांग कराने का काम किया था। The roots of almost the non-Congress parties of today can be traced to one or the other the opposition parties of the 1950s। आप देख सकते हो आज की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन में चाहे पावर में, बीजेपी है, चाहे सीपीआई की बहुत सारी पार्टियां हैं, या जैसे ये नीतीश कुमार की पार्टी है, लालू प्रसाद की पार्टी है, इन सब पार्टीज के जो फाउंडिंग टाइमिंग था वो 1950s का रहा है। अगर बात करें हम नीतीश कुमार की पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी, लालू प्रसाद की पार्टी, या चौधरी अजीत सिंह, या देश के पहले किसान प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह की पार्टी, इन सभी या साउथ की, अभी तुमने पढ़ा होगा लॉकडाउन में कल परसों शादी हुई है एक देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं वो, और देवगौड़ा उनका नाम है, उनके फादर सीएम, उनकी शादी, ये भी उनकी जो पार्टियां हैं, जेडी नाम से जो पार्टी, जनता दल, जेडीयूएस, जेडी, जितने भी महाराष्ट्र जनता दल, भारत, इन सब के जो रूट्स मिलेंगे वो 1950s। इन सब पार्टीज का जो था रूट वो जयप्रकाश नारायण, आपने आगे हम पढ़ेंगे काफ़ी कुछ उनके बारे में, जयप्रकाश नारायण की पार्टी से ये सारी पार्टियां बनी हैं, उनके वहीं से रूट स्टार्ट हुए हैं। Their presence played a crucial role to maintaining the democracy character of the system। मैंने कहा ना कि डेमोक्रेसी का जो सिस्टम था, करेक्टर था, उसको इन लोगों ने मेंटेन रखा है। डॉक्टर अंबेडकर एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन द कैबिनेट ऑफ इन द इंतरिम गवर्नमेंट बिना चुनाव के जो सरकार बनी थी, उस चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर अपोजिशन पार्टी के थे, फिर भी ये मिनिस्टर थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपोजिशन पार्टी के थे, फिर भी ये मिनिस्टर थे। और जयप्रकाश नारायण को भी पंडित नेहरू ने इनविटेशन दिया था, या न्योता था, या उनको भी रिक्वेस्ट किया था कि आप भी हमारी कैबिनेट में आइए, बट उन्होंने मना कर दिया था। और उस टाइम के जो अपोजिशन के जो लीडर थे, उनकी अपोजिशन का मतलब था कि अंदर वही उनको लड़ाई थी बाहर, वो सिर्फ उनकी आइडियोलॉजी के बेस पर डिबेट करते थे, ऐसे लड़ते फिरते थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो पूरे चैप्टर में अगर हम पढ़ेंगे, आज इस चैप्टर के बेस अगर आज की पॉलिटिक्स चले तो शायद कंटेंट ज़्यादा अच्छा हो सकता। आज तो लोग पढ़ते तो कुछ है नहीं, व्हाट्सएप पे देख ले, व्हाट्सएप पर उसके ज्ञान बखेरते रहते हैं। कोई राजा कहता है किसी को, कोई कुछ कहता है, यही नहीं पता कि डेमोक्रेसी में राजा वाजा खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा है, सब बराबर हैं अब। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कोशिश की है कि मेरे पास एक ही सेट था 2020 में जो पेपर आया था, उसमें 2 क्वेश्चन इस चैप्टर 1 मार्क्स के हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि हमारा जैसे सिलेबस खत्म होगा धीरे धीरे मैं वो सारे क्वेश्चन ले आऊँगा जो 2020 के डिफरेंट जो आपके सीबीएसई के एग्जाम में आए हैं, उन सब पर हम डिस्कस करते चलेंगे चैप्टर वाइज। इन योर ओपिनियन विच मेजर फैक्टर वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। अब इसके कई सारे पॉइंट मैंने बताए, आपको कोई एक पॉइंट लिख देना कि स्टार्टिंग के 3 चुनाव में कांग्रेस का जो डोमिनेंस था, कांग्रेस का जो प्रभुत्व था, उसका कोई एक कारण लिखिए, उन सारे कारणों में से एक कारण आप लिख देना। आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल पार्टी विच लेज एम्फेसिस ऑफ द आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन। ये कौन सी पार्टी का आइडिया था? भारतीय जनसंघ का। अब अगर भारतीय जनसंघ ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में आपको बीजेपी मिल रहा है तो आप बीजेपी कर देना, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको ऑप्शन में बीजेपी, भारतीय जनसंघ मिलेगा। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर भी क्वेश्चन था, वो मैं बाद में आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। कोई भी अगर आपको डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पर फ़ोन कर कैसे पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट